India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंड अप देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट के कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी गई है। साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। फिलहाल आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर है। अब एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि आशीष मिश्रा द्वारा गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि आशीष मिश्रा के वकील ने आरोपों से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 4 हफ्ते में हलफनामा पेश कर आरोपों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 22 जुलाई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उसे दिल्ली और लखनऊ में न रहने का निर्देश दिया था ताकि वह गवाहों को प्रभावित न कर सके। हालांकि बीते 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर जल्द सुनवाई करने का भी निर्देश दिया था। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर दौरे के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान एक कार से कुचलकर 4 किसानों की मौत हो गई थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कार के ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी पीट कर हत्या कर दी थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में पार्थ चटर्जी के लिए पेश वकील मुकुल रोहतगी ने इस ट्रायल में देरी, 1/3 समय जेल में बिताए जाने और स्वास्थ्य समेत कई आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों ने जमानत मिल चुकी है। इस मामले में एक महिला जिसके घर से पैसा बरामद किया गया था, जिसने याचिकाकर्ता का नाम दिया था, उसे 2 दिन पहले जमानत मिल गई। यहां तक कि याची के पास से कोई वसूली नहीं हुई थी। वहीं ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जिसके पास से पैसा रिकवर हुआ है उसके साथ इनके करीबी थी। इसका हमारे पास सबूत है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा, अर्पिता बनर्जी का कहना है कि पैसा उनका है। इस मामले में सीबीआई के 4 मामले हैं। 4 अलग अलग परीक्षाओं को लेकर 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज है। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, 50,000 वास्तविक व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो नौकरियों का इंतजार कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने ईडी से कहा, अगर हम जमानत नहीं देते तो क्या होगा। अभी तक 183 गवाहों की गवाही शुरू नहीं हुई है। ट्रायल में समय लगेगा। वहीं जस्टिस मसीही ने ईडी के मामलों में आरोप सिद्ध होने के परसेंटेज पर सवाल उठाते हुए कहा, ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ईडी ने कहा कि नहीं, मामला केस ऑन केस निर्भर करता है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव देते हुए कहा, याची को कुछ समय के लिए जमानत दी जाए और अगर आपके मुताबिक वो गवाहों को प्रभावित या किसी को धमकाने का प्रयास करते हैं तो उनकी जमानत को खारिज कराने के लिए आप यहां आ सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी देने के लिए पैसे लेने के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जमानत न देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को
फिलहाल राहत नहीं मिली। कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत के मामले में अब सीबीआई और ईडी से केस की टाइम समेत डिटेल देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगी, तब जमानत पर अपना आदेश जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या YEIDA परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही बरकरार रखी है। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5A के तहत आपत्तियों की सुनवाई को दरकिनार करने के लिए अधिनियम की धारा 17(1) और 17(4) के तहत अत्यावश्यकता प्रावधानों को लागू करने के राज्य के कार्य को उचित ठहराया। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं के 2 समूहों द्वारा दायर दीवानी अपीलों पर सुनवाई की। अपीलकर्ताओं ने भूमि के मालिकों के समूह के कमल शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाया, जिसमें परियोजना के महत्व का हवाला देते हुए अत्यावश्यकता प्रावधानों के तहत अधिग्रहण बरकरार रखा गया। जबकि अपीलकर्ताओं के अन्य समूह YEIDA ने उसी हाईकोर्ट के अन्य खंडपीठ के शिवराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय को चुनौती दी, जिसमें हाईकोर्ट ने अधिग्रहण को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अताविवक्षा खंड का अनुचित रूप से प्रयोग किया गया। कमल शर्मा के कथन को स्वीकार करते हुए जस्टिस मेहता ने निर्णय में भूस्वामी के स्तर को खारिज कर दिया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि भूमि अधिग्रहण यमुना एक्सप्रेसवे से संबंधित एकीकृत विकास योजना का हिस्सा नहीं था। कोर्ट ने कहा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 उपधारा 1 और 17 उपधारा 4 का उपयोग इस मामले में कानूनी और न्यायोचित तरीके से सही था। नंदकिशोर के मामले में दिए गए फैसले के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे के नियोजित विकास के अनुसार अत्यावश्यकता खंड लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका स्वीकार की और अंतिम सुनवाई के लिए तय की, जिसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नियम 2003 के नियम 4 उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की हर साल कम से कम एक बार बैठक न होने की आलोचना की गई है। सुनवाई 6 महीने बाद होने वाली है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने पहले न्यायालय के एक प्रश्न के आधार पर बताया कि हालांकि बोर्ड कुछ समय से नहीं बैठा है, लेकिन इसकी शक्तियों के साथ सौंपी गई एक स्थायी समिति काम कर रही है। इस प्रकार बोर्ड की गैर बैठक से अधिनियम के अनुसार वैधानिक निकाय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने बोर्ड की बैठक न होने के बारे में शिकायत की, जिसमें दावा किया गया कि बोर्ड की बैठक कई वर्षों से नहीं हुई है। उनके अनुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जितना उसे लेना चाहिए। इसके जवाब में केंद्र ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा 5B के तहत बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन कर सकता है जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाए। पिछली तिथि को यह बताया गया कि ऐसी समिति का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता पर्यावरण एवं वन मंत्री कर रहे हैं। केंद्र की ओर से SG भाटी ने आगे उल्लेख किया कि समिति आमतौर पर हर 3 महीने में एक बार मिलती है और इसके गठन के बाद से लगभग 72 बैठकें हो चुकी है। इस प्रकार अधिनियम के तहत जिम्मेदारियों पर अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है। इसके विपरीत याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बोर्ड को 2003 के नियम 4 भाग 1 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार बैठना आवश्यक है। अदालत ने ASG को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। इससे पहले ASG ने माना कि बोर्ड के साल में कम से कम एक बार न बैठने के आरोप तथ्यात्मक रूप से सही थे। हालांकि उन्होंने अधिनियम की धारा 5B पर भरोसा जताया। अभिनेता धनुष की फिल्म निर्माण कंपनी वंडरबार फिल्म्स ने एक्ट्रेस नयनतारा, उनके पति और निर्देशक विघ्नेश शिवन, उनकी प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल के लिए बिना आवश्यक अनुमति के फिल्म नाम राउडी धान की वीडियो क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। धनुष की वंडरबार फिल्म्स ने फिल्म नानम राउडी धान का निर्माण किया। धनुष ने
लॉस गेटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया LLP पर मुकदमा करने के लिए आवेदन दायर किया, जो मुंबई में स्थित एक भारतीय इकाई है। इसके माध्यम से नेटफ्लिक्स भारत में अपने निवेश का संचालन करता है। चूंकि कंपनी मुंबई में स्थित है, इसलिए धनुष ने लेटर पेटेंट अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिससे उन्हें मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष अन्य प्रतिवादियों के साथ कंपनी पर मुकदमा करने की अनुमति मिल गई। जस्टिस अब्दुल कुद्दूस ने मामले की योग्यता पर विचार किए बिना इस आवेदन को अस्वीकार कर लिया, क्योंकि मामले का एक बड़ा हिस्सा मद्रास हाईकोर्ट की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ था। धनुष ने लॉस गेटोस प्रोडक्शन पर मुकदमा करने के लिए आवेदन दायर किया, जो मुंबई में स्थित एक भारतीय इकाई है। चूंकि कंपनी मुंबई में स्थित है, इसलिए धनुष ने, जैसा हमने आपको कहा, लेटर पेटेंट अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर किया। उन्हें मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष अन्य प्रतिवादियों के साथ कंपनी पर मुकदमा करने की अनुमति मिल गई। जस्टिस अब्दुल कुद्दूस ने मामले की योग्यता पर विचार किए बिना इस आवेदन को स्वीकार कर लिया। मामला का एक बड़ा हिस्सा मद्रास हाईकोर्ट की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ था। नयनतारा द्वारा धनुष की वंडरबार फिल्म से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद से दोनों प्रसिद्ध अभिनेता विवाद में हैं, जिससे डॉक्यूमेंट्री में फिल्म की क्लिपिंग का उपयोग किया जा सके। 2 साल से अधिक समय तक लगातार अनुरोध करने के बाद भी वंडरबार फिल्म्स ने कथित तौर पर इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि क्लिप का उपयोग अंततः डॉक्यूमेंट्री में किया गया, जिसके कारण धनुष ने एक्ट्रेस और अन्य को कानूनी नोटिस भेजकर 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की। नयनतारा के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए ओपन पत्र में उन्होंने धनुष पर उनके खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश रखने का आरोप लगाया था। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी। दरअसल राशिद इंजीनियर ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। वहीं दूसरी तरफ बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर के मामले को विशेष MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले में भी पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज की अदालत में होने वाली सुनवाई की तारीख भी 6 दिसंबर तय कर दी। इस मामले में NIA ने कोर्ट को बताया कि वह पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत को ही MP MLA अदालत की शक्ति देने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को एक पत्र लिखने जा रही है, जिसमें प्राधिकरण से कहा गया है कि राशिद इंजीनियर से संबंधित आतंकी फंडिंग मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल NIA कोर्ट को MP MLA अदालत की शक्ति दी जाए। जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। राशिद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। वहीं 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद से कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की 2 बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी। राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब 1 लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है। राशिद इंजीनियर को 2016 में NIA ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, यासिन मलिक और शब्बीर शाह और साथ में मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट उर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। NIA के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, JKLF, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में भूमि को तकिया कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, भले ही मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका लंबे समय से उपयोग न किया गया हो।
न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को चुनौती देने वाली ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया और ग्राम पंचायत को इसके कब्जे में बाधा डालने से रोक दिया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, राजस्व अभिलेखों में भूमि को तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को निर्णायक माना जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न करने के साक्ष्य के बावजूद संबंधित स्थल पर भी इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विवादित भूमि महाराजा कपूरथला द्वारा दान की गई तथा 1922 में 14 कटक पर सूबे शाह के बेटों निक्के शाह, सलामत शाह को तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद घोषित की गई। विभाजन के बाद शाह बंधु पाकिस्तान चले गए तथा तत्पश्चात भूमि का नाम ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज कर दिया गया। हालांकि विभाजन के बाद वर्ष 1966 में पुनः सर्वेक्षण किया गया तथा उपयुक्त मिस्ल हकीकत तैयार की गई, जिसमें स्वामित्व कॉलम में राज्य को स्वामी घोषित किया गया, जबकि संबंधित वर्गीकरण कॉलम में संपत्ति को ग्राम पंचायत की मस्जिद, कब्रिस्तान और तकिया के रूप में वर्णित किया गया। राजस्व प्रविष्टि पर विचार करते हुए विवादित संपत्ति को गैर मुमकिन मस्जिद, तकिया और कब्रिस्तान के रूप में वक्फ न्यायाधिकरण ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया। न्यायालय ने माना कि भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने तथा ग्राम पंचायत को रोकने के लिए निषेधाज्ञा पारित करने का वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय वैध है तथा कानून के दायरे में है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि क्या धर्मांतरित लोग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। साथ में इस संबंध में अदालतों का रुख क्या रहा है, ये भी जानेंगे। क्या रिलीजियस कन्वर्ट्स को इंडिया में रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी कम्युनिटी के जो लोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें एससी बेनिफिट्स तब तक नहीं मिल सकते जब तक वो अपने पुराने धर्म में वापस आने, रिकन्वर्जन और कास्ट एक्सेप्टेंस का सबूत नहीं देते। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिजर्वेशन के लिए रिलीजन चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव के गलत यूजेस हैं और फ्रॉड के बराबर है। शेड्यूल कास्ट वो कम्युनिटी है जो आर्टिकल 341 के तहत लिस्ट की गई है, जो हिस्टोरिकल मार्जिनाइजेशन से गुजरी है। इन्हें एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड्स और SC/ST एक्ट के प्रोटेक्शन मिलती है। इंडिया में अगर कोई अलग धर्म में कन्वर्ट होता है तो उनकी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि कास्ट का संबंध ज्यादातर हिंदुइज्म से होता है। जस्टिस बालकृष्ण कम्युनिटी ने 2007 में दलित, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए SC बेनिफिट्स एक्सटेंड करने की रिकमेंडेशन दी, पर अब तक ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सिर्फ बेनिफिट्स के लिए रिलीजन चेंज करना और बिना जेन्युइन बिलीफ के कन्वर्ट होना रिजर्वेशन पॉलिसी के और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अंडरमाइन करता है। और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.